गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेणु गुप्ता निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की विधियाँ। सूचना प्राप्त करने की विधियाँ। इससे पहले हमने पढ़ा था अध्यापक निर्मित परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है। अध्यापक निर्मित परीक्षण का निर्माण करते समय अध्यापक को निश्चित करना होता है कि किस विषय और किस परीक्षा के लिए अध्यापक निर्मित परीक्षण का निर्माण करते समय अध्यापक को ध्यान रखना होता है कि निर्माण करते समय ध्यान रखना होता है कि परीक्षण किस विषय व किस छात्र, किस विषय और किस छात्र के लिए किया जाना है, किस कक्षा के लिए, किस छात्र के लिए किया जाना है। इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि अध्यापक निर्मित परीक्षण में अध्यापक जो है वह छात्र के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को क्या करता है, वह परीक्षण करता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का वह परीक्षण करना होता है अध्यापक को। इसलिए अध्यापक निर्मित परीक्षण में वह सबसे ज़्यादा शिक्षक को जो ध्यान रखना होता है वह ध्यान रखना होता है उसके प्रश्नों का, कि प्रश्नों कैसे होने चाहिए, प्रश्नों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो परीक्षण किया जा रहा है, जिस विधि से वह परीक्षण कर रहा है वह विधि उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल होगी। तो यह अध्यापक निर्मित परीक्षण का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बिंदु हमने पढ़ा है। इसमें सबसे जो मेन प्रारूप है वह होता है, जो ध्यान रखने योग्य जो मेन बात है वह होती है प्रश्नों का प्रारूप। क्या होती है? प्रश्नों का प्रारूप। प्रश्नों के प्रारूप में देखिए किस प्रकार से अध्यापक को प्रश्नों का प्रारूप तैयार करना होता है। अध्यापक निर्मित परीक्षण में प्रश्नों के प्रारूप के अंतर्गत शिक्षक को ध्यान रखना होता है कि प्रश्नों का प्रारूप लिखित रखा जाए, मौखिक रखा जाए, कैसा रखा जाए। तो सबसे पहले हम प्रश्नों के प्रारूप में इसको दो भागों में बांटते हैं। प्रश्नों के प्रारूप को हम दो भागों में बांटते हैं, तीन में। प्रश्नों के प्रारूप को हम कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में बांटते हैं। मौखिक प्रारूप, मौखिक प्रारूप, लिखित प्रारूप और तीसरा है हमारा प्रायोगिक प्रारूप। तीसरा है हमारा प्रायोगिक प्रारूप। अब देखिए इन तीनों में मौखिक प्रारूप तो एक ही है, इसका कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया क्योंकि मौखिक परीक्षा तो एक ही तरह से ली जा सकती है। लिखित प्रारूप में, लिखित परीक्षण में को हम दोबारा दो भागों में बांटते हैं। निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वस्तुनिष्ठ परीक्षण।
निबंधात्मक को फिर पुनः हम वर्गीकृत करते हैं निबंधात्मक को दो भागों में, निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न। निबंधात्मक और दूसरा लघुत्तरात्मक। निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक, ये तो हमने किया निबंधात्मक को वर्गीकृत। अब हम करते हैं वस्तुनिष्ठ को। वस्तुनिष्ठ में है प्रत्यय स्मरण, प्रत्यय स्मरण और पुनः पहचान प्रश्न। प्रत्यय स्मरण और पुनः पहचान प्रश्न। पुनः पहचान प्रश्न। देखिए मौखिक प्रारूप, लिखित प्रारूप और प्रायोगिक प्रारूप। मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और प्रायोगिक परीक्षण, इसको हमने दो भागों में बांटा, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक को पुनः दो भागों में बांटा, निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक। वस्तुनिष्ठ को पुनः दो भागों में बांटा, प्रत्यय स्मरण, पुनः पहचान प्रश्न। अब हम प्रत्यय स्मरण को हम दो भागों में बांटेंगे, साधारण पहचान और रिक्त स्थान। प्रत्यय स्मरण को हम पुनः दो भागों में बांटेंगे, साधारण पहचान और रिक्त स्थान। साधारण पहचान और रिक्त स्थान। और पुनः पहचान प्रश्न को हम चार भागों में बांटेंगे, सत्य असत्य, बहुविकल्पीय, मिलान और वर्गीकरण। पुनः पहचान प्रश्न को हम चार भागों में बांटेंगे, सत्य असत्य, सत्य असत्य, मिलान, वर्गीकरण और बहुविकल्पीय पद। सत्य असत्य, बहुविकल्पीय पद, मिलान पद और वर्गीकरण पद। देखिए प्रत्यय स्मरण में साधारण पहचान वाले, फिर रिक्त स्थान, स्मरण शक्ति को जो बढ़ाते हैं। पुनः पहचान प्रश्न में सत्य असत्य, आपने देखा होगा जब हम प्राइमरी सेक्शन में कि ये सत्य है या असत्य है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर आते हैं मिलान पद और फिर मैच करो, वो प्राइमरी सेक्शन में ज़्यादा चलते हैं, मैच करो। और आजकल तो कंपटीशन एग्जाम में भी ये देखे जाते हैं। और फिर आता है हमारा वर्गीकरण पद। ये था हमारा प्रश्नों के का प्रारूप। अगर अध्यापक अपने प्रश्न पत्र में प्रश्नों का इस प्रकार से वर्गीकरण करता है तो छात्रों का समग्र मूल्यांकन वह कर सकता है, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को वह प्राप्त कर सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका जो परीक्षण है वह अपनी उपयुक्त सीमा तक नहीं पहुंच पाएगा। जिस उद्देश्य के लिए वह परीक्षण का निर्माण कर रहा है वह उद्देश्य उसका सफल नहीं हो पाएगा। तो एक प्रश्न पत्र में अध्यापक द्वारा सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश वह करे, तभी वह व्यापकता को लिए हुए होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, उसमें वैधता होगी, सभी छात्रों का आसानी से वर्गीकरण किया जा सकता है। ये तो था अध्यापक निर्मित परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाए। इसके बाद हमने पढ़ा था सूचना प्राप्त करने की, पढ़ते हैं हम सूचना प्राप्त करने की यानी विधियाँ। भाई अध्यापक जो प्रश्न पत्र निर्माण करता है वह किस किस आधार पर करता है। भाई डाटा लेगा, डाटा चाहिएगा, तो सूचना प्राप्त करने के लिए छात्रों के संबंध में सूचना एकत्रित करने के लिए उसे दो प्रकार की विधियाँ काम में लेनी होती हैं, प्रमाणीकृत उपकरण विधियाँ और दूसरा है अप्रमाणीकृत उपकरण। प्रमाणीकृत उपकरण और अप्रमाणीकृत उपकरण। प्रमाणीकृत उपकरण में देखिए छात्रों को प्रमाणीकृत उपकरण
और अप्रमापीकृत उपकरण, इनको हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी विधियों को हम रख सकते हैं, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत में। देखिए प्रमापीकृत उपकरण और अप्रमापीकृत में इसमें पहला हम रखेंगे बुद्धि परीक्षण, दूसरा हम रखेंगे निष्पत्ति परीक्षण, तीसरा हम रखेंगे रुचि परीक्षण, चौथा हम रखेंगे अभियोग्यता परीक्षण, और पांचवा हम रखेंगे व्यक्तित्व परीक्षण। पहला हो गया बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण। ये तो है हमारे प्रमापीकृत उपकरण। अभी मैं बताऊंगी कि प्रमापीकृत उपकरण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। दूसरा है हमारा अप्रमापीकृत उपकरण, जिसमें हम पहले में रखेंगे प्रश्नावली, दूसरे में रखेंगे प्रेक्षण, तीसरे में रखेंगे आत्मकथा, चौथे में रखेंगे समाज मिति, पांचवें में रखेंगे हम निर्धारण मापनी, छठा है व्यक्ति अध्ययन, वृत्तांत अभिलेख, देखिए प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत में हमने 5 प्रकार रखे, अप्रमापीकृत में हमने रखे प्रश्नावली, प्रेक्षण, आत्मकथा, समाजविधि, निर्धारण मापनी, व्यक्ति अध्ययन और वृत्तांत अभिलेख। इनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे विस्तार से। देखिए अब पहले हमें ये समझना है कि प्रमापीकृत उपकरण क्या होते हैं, प्रमापीकृत उपकरण क्यों आवश्यक होते हैं। देखिए प्रमापीकृत उपकरण का इस कार्यक्रम में परीक्षण की जो पूरा कार्यक्रम होता है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका, प्रमापीकृत उपकरण का। क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये क्या महत्व रखते हैं। सबसे पहला है यह प्रमापीकृत उपकरण निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसलिए इनका महत्व होता है। कैसा होते हैं ये, निष्पक्ष होते हैं, वह वस्तुनिष्ठ होते हैं। निष्पक्ष भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। निष्पक्ष इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव छात्र के साथ नहीं किया जाता है। वस्तुनिष्ठ होते हैं, जैसा जितनी भी बार उस छात्र का टेस्ट किया जाएगा, उसके अगर उसी टेस्ट को बार बार एक ही छात्र पर अप्लाई किया जाएगा तो बार बार एक ही आंसर प्राप्त होगा, उसका कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। जो हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो इसमें आ जाते हैं। यानी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता, सारे छात्रों का स्पष्ट विवरण हमारे सामने निकल कर आ जाता है। यह सूचना एकत्रित करने में इनमें कम समय लगता है। क्यों महत्व है इनका, कम समय लगता है किसमें, सूचनाएं एकत्रित करने में। सूचनाएं एकत्रित करने में किसमें, प्रमापीकृत उपकरणों के द्वारा सूचनाएं एकत्रित करने में कम समय लगता है। ये निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होते हैं। तीसरा है हमारा इनका एक समान अर्थ लगाया जाता है सबके लिए। इसका प्रमापीकृत उपकरण का किसी विद्यार्थी के लिए अलग, किसी के अलग, किसी के लिए अलग ऐसा नहीं होता है। समान अर्थ में डाटा एकत्रित किया जाता है और इनके द्वारा व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का अप्रत्यक्ष रूप से पता लगाना संभव है। व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का अप्रत्यक्ष रूप से
पता लगाना संभव है। यानी कोई छात्र अपने बारे में कुछ कह नहीं पा रहा है, हम किसी तरह से उसे देख नहीं जा रहे हैं, तो प्रमापीकृत उपकरण के माध्यम से उसका स्पष्ट व्यवहार हमारे सामने निकल कर आ जाता है। ये थी हमारी प्रमापीकृत उपकरणों की विशेषताएं, इसलिए इनको अधिक महत्व दिया जाता है। ये मानक होते हैं, इनके मानक कभी किसी परिस्थिति में बदलते नहीं है, सभी छात्रों पर ये एक समान रूप से अप्लाई होते हैं। अब आती है हमारी प्रमाणीकृत उपकरणों का वर्गीकरण, जो मैं अभी आपको पढ़ाया था उसमें था पहला हमारा बुद्धि परीक्षण। एक एक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। बुद्धि परीक्षण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, छात्रों के बौद्धिक स्तर का अध्ययन किया जाता है। बुद्धि परीक्षा, बौद्धिक स्तर कैसा है छात्र का, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। यह अंकों के रूप में हमको परिणाम प्रदान करता है, अंकों के रूप में परिणाम प्रदान करता है, लेकिन वह सटीक नहीं हो पाते हैं। कोई कितने अंक दे देता है, कोई किसी के अनुसार कैसी बुद्धि श्रेष्ठ है, किसी के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि श्रेष्ठ है। इसलिए इनका सटीक मूल्यांकन करने के लिए हमें मनोवैज्ञानिकों ने एक सूत्र दिया है बुद्धि, जिसे हम बोलते हैं बुद्धि लब्धि गुणांक, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुद्धि लब्धि गुणांक। सूत्र दिया गया है जिसमें किस किस को सम्मिलित किया गया है। भाई एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होगी, सभी छात्र अपने हिसाब से आंसर देंगे, परिस्थिति के अनुसार आंसर देंगे, जबकि हमें चाहिए बिल्कुल कि इसका मानसिक स्तर क्या है, इसका वास्तविक स्तर क्या है, इसका बौद्धिक स्तर क्या है। तो अब हमें इसके लिए सूत्र दिया गया है मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में MA/CA, MA/CA। इसके द्वारा हमारा प्रत्येक छात्र का बिल्कुल एक्यूरेट बुद्धि लब्धि गुणांक सामने आ जाता है। ये आ गया हमारे सामने बुद्धि लब्धि गुणांक। जैसे किसी का बुद्धि लब्धि गुणांक है 140 से अधिक, 140 या 145 कुछ ऐसा है, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये 140 से 145 बुद्धि लब्धि वाला छात्र कौन से वर्गीकरण में समाहित हो रहा है, किस टाइप का यह बालक है, मंद बुद्धि बालक है, जड़ बुद्धि बालक है, स्पेशल बालक है, विशेष बालक है, कैसे पता लगाएंगे। बुद्धि लब्धि गुणांक तो एक्यूरेट निकल के आ गया हमारे सामने, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए हम किस आधार पर उसे वर्गीकृत करेंगे। इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने हमें एक सारणी उपलब्ध कराई है, जिसे हम कहते हैं बुद्धि लब्धि वितरण, जिसमें हम बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण करते हैं, गुणांक का वितरण करते हैं। देखिए वो सारणी हमारी बना देती हूँ मैं, बुद्धि लब्धि गुणांक का वितरण। बुद्धि लब्धि गुणांक का वितरण। इसमें 3 कॉलम बना लीजिए, 3 कॉलम बनेंगे। पहले में हम रखेंगे बुद्धि लब्धि गुणांक, दूसरे में रखेंगे हम प्रतिशत, और तीसरे में वर्ष, टाइप, जिसे हम वर्गीकरण कहते हैं। पहले में आएगा 140 से अधिक, 140 से अधिक, जिसमें एक छात्र को रखते हैं। यह वर्गीकरण है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि जिसकी है आता है, बुद्धि लब्धि गुणांक जिसका आता है, वह हमारे सामने कहलाता है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली, ठीक है। अब आता है इसमें 121 से 140, 121 से 140,
जिसमें हम 5 बालकों को रखेंगे, ये आता है प्रखर बुद्धि के अंतर्गत। 111 से 120, इसमें हम 14 बालकों को रखेंगे, यह आ जाएगा तीव्र बुद्धि के अंतर्गत। तीव्र बुद्धि। अब हम रखते हैं 51 में से 110, 51 में से 110, ये आ जाता है हमारा 60 बालक। इसमें 60 बालक जो कि हमारे आ जाते हैं सामान्य बुद्धि के अंतर्गत। 51 में से 110, इसमें हम 60% बालकों को ले लेते हैं, वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आता है हमारा 81 से 90 के बीच हमारे हैं, 81 से 90 के बीच हमारे 14 बालक हैं, जो कि 81 से 90 वाले आते हैं मंद बुद्धि के अंतर्गत। और हमारे 70 से 71 से 80 के बीच बालक हैं हमारे 5, वो आते हैं हमारे अल्प बुद्धि के अंतर्गत। और 70 से कम, जिसमें हम 1% बालक को रखते हैं, वो आते हैं हमारे जड़ बुद्धि। किसके? जड़ बुद्धि। आपने देखी है इस सारणी को गौर से, इसमें हमने 3 प्रकार का वर्गीकरण, 3 कॉलम निर्धारित किए हैं, जिसमें पहला है हमारा 140 से अधिक। 140 से अधिक में हमने 1% बालक को रखा है, वह प्रतिभाशाली बुद्धि वाला बालक कहलाता है। जैसे मैंने बताया था कि बुद्धि लब्धि गुणांक तो हमें प्राप्त हो गया, मानसिक आयु, हमने मानसिक आयु को डिवाइड कर दिया वास्तविक आयु से, तो वह गुणांक तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन हम गुणांक को कैसे पहचानें कि हम ये किस बुद्धि लब्धि वाला बालक है, तो हम उसमें रख देते हैं उसको प्रतिभाशाली बालक में। 121 से 140 बुद्धि लब्धि गुणांक वाला बालक है, उसमें हैं 5% बालक हमारे हैं कक्षा में, जिनको हम रखते हैं प्रखर बुद्धि के अंतर्गत। अब है 111 से 120, जिसमें 14% बालक हैं, उनको हम रखते हैं तीव्र बुद्धि बालक के अंतर्गत। 51 में से 110, जिसमें 60% यानी सामान्य बालक ज़्यादा होते हैं, तो 60% बालक इस बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आ जाते हैं, वह सामान्य बालक कहलाते हैं। 81 से 90, जिसमें 14% बालकों को लिया है, वह मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। 71 से 80 में 5% बालक होते हैं, हम कहते हैं ना बिल्कुल ही पास नहीं होने वाले हैं, वह है अल्प बुद्धि के अंतर्गत। और 70 से कम में 1% बालक क्लास में, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं विद्यमान होती हैं कक्षा में, तो 1% बालक उसमें आ जाते हैं जड़ बुद्धि के अंतर्गत। यह हमारा बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण। इसके आधार पर हम किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि का गुणांक प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा बिंदु है हमारा प्रमाणीकृत उपकरण में निष्पत्ति परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण का क्या उद्देश्य है, क्यों किया जाता है निष्पत्ति परीक्षण? इनका मेन उद्देश्य है जो शैक्षिक उद्देश्य पाठ्यक्रम के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनकी प्राप्ति का पता लगाना। किसका? जो शैक्षिक उद्देश्य पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं, उनकी प्राप्ति का पता लगाना, कि जो निर्धारित किए थे उद्देश्य वह प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो किस कारण से नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो उनमें किस सुधार की आवश्यकता है और क्या इसमें किया जा सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारी जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वह त्रिध्रुवीय होती है, और उसमें जो मेन बिंदु होता है वह यही होता है। डॉक्टर ब्लूम ने जब हमें बताया था कि त्रिध्रुवीय मूल्यांकन प्रक्रिया में जो मेन केंद्र बिंदु होता है वह शैक्षिक उद्देश्य ही होते हैं। तो इन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा लगाया जा सकता है। निष्पत्ति परीक्षण में देखिए छात्रों के ज्ञान, बोध, कौशल,
अनुप्रयोग आदि का पता आसानी से लगाया जा सकता है। मेन रूप से निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग शैक्षिक उद्देश्यों का पता लगाने के लिए ही किया जाता है। इन परीक्षकों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे निष्पत्ति परीक्षणों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। निर्माण के आधार पर इन परीक्षणों का प्रकार, पहला है निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर इन परीक्षणों का प्रकार। पहला है इसमें अध्यापक निर्मित परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण। दूसरा है मानकीकृत परीक्षण। अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले अध्यापक निर्मित परीक्षण, जो अध्यापक के द्वारा निर्मित किए गए होते हैं किसी विशेष क्षेत्र के लिए, किसी विषय के लिए, छात्रों के लिए। और मानकीकृत परीक्षण जो कि मानक होते हैं, इनके मानकों को कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दूसरा है हमारा आकार के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। जिसमें पहला है निबंधात्मक और दूसरा है वस्तुनिष्ठ। पहला निबंधात्मक और दूसरा वस्तुनिष्ठ। तीसरा है अभिव्यक्ति के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर, जिसमें पहला है हमारा मौखिक परीक्षण, दूसरा लिखित परीक्षण, तीसरा प्रायोगिक। परीक्षण, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। तो इस आधार पर निष्पत्ति परीक्षण को संपन्न किया जाता है। निर्माण के आधार पर अध्यापक निर्मित परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, प्रकृति के आधार पर निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक में उसकी लिखने की कौशल का, अभिव्यक्ति का, तर्क और चिंतन शैली का विकास किया जाता है। चिंतन शैली को देखने के लिए इस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। वस्तुनिष्ठ में उसकी निष्पक्षता को, तर्क संगतता को ज्ञात किया जाता है। अभिव्यक्ति के आधार पर उसकी बोलने की शक्ति, लिखित परीक्षा के आधार पर लिखने की कौशल कि उसने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, और प्रायोगिक परीक्षा का उसके क्रियात्मक परीक्षण किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।